नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ पर जो हम ये प्रैक्टिस सेट जो कर रहे हैं, जिसमें हम पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, तो उसमें जो एक क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो आज हम उसी को करें, क्योंकि जो क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और मैंने भी कुछ ऐसा देखा जो कि चाहे वो किसी भी कहीं पर भी एग्ज़ाम लिए गए हो, चाहे यूपी को हो और टेट हो और एस्टेट हो, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो लगभग जा किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो एक बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो दोबारा भी एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। और यहाँ पर जो मनोविज्ञान है ये सेम ही रहती है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये स्थान इनमें से कौन सा है जहाँ पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। तो ये है ऑप्शन 2 यहाँ पर इलाहाबाद में। और मनोविज्ञान से संबंधित विषयों पर व्यापक अध्ययन करने के उद्देश्य से इस प्रयोगशाला का गठन किया गया था। और प्रयागराज इलाहाबाद में मनोविज्ञान की जो शाला है इसका निर्माण हुआ था वर्ष 1954 में। कई बार एग्जाम में सन आ जाता है, तो वर्ष 1954 में जो इसका निर्माण किया गया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, तो वही संबंध कॉलर का इनमें से किसके साथ है। तो जो संबंध स्किनर का चूहों से, स्किनर ने चूहों पर अध्ययन किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर। अब कॉलर ने इनमें से किस पर जो ये प्रयोग किया था। तो यह किया गया था वन मानुषों पर, चिंपैंजी जो होते हैं उन पर प्रयोग किया गया था। अपने प्रयोग के माध्यम से जो कॉलर है इन्होंने साबित किया था कि प्रारंभ में बालक किसी भी समस्या के समाधान में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह प्रयत्न करते हैं उसकी समस्या जो है कम होती जाती है। और यहाँ पर ये जो कॉलर है ये एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। बालकों के मनोविकास का विश्लेषण करते हुए स्किनर एवं थॉर्नडाइक के प्रयोग के तौर पर जिस प्रकार क्रमशः चूहे और बिल्लियों का प्रयोग किया गया, उसी प्रकार कॉलर ने वन मानस का प्रयोग किया था। तो वन मानस जो है चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया था वर्दिमरकोफ का कॉलर ने, जिसमें जो है उन्होंने एक कमरे में बंद करके जो है इनको और एक जो है केले टांग देते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर जो छड़ी वगैरह जो है डंडे वो रख देते हैं और उन्हें जोड़कर जो है उतार लेते हैं। तो इस प्रकार का जो कुछ परीक्षण जो है इनके द्वारा किया गया था। तो इनमें से जो है एक जरूर पूछा जाएगा, चाहे स्किनर को, थॉर्नडाइक को हो, या यहाँ पर ये जो वर्दिमरकोफ कॉलर जो दिया गया जिन्होंने इन पर चिंपैंजी पर किया था, तो किसी के बारे में भी यहाँ पर आ सकता है। पावलोव जो है उन्होंने कुत्ते के ऊपर किया था। उन्होंने जो कुत्ते की जो जीभ थी उसमें एक जो है उसको बीन कर प्रणाली टांग दी थी, और जैसे ही उन्हें भोजन दिया जाता था तो उसके मुंह से जो है लार टपकती थी, तो उसके ऊपर जो उन्होंने शोध किया था। अगला क्वेश्चन है अधिगम का पठार। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 1। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन से है। तो अधिगम के दौरान यदि कोई व्यक्ति उस अवधि तक पहुँच जाता है जहाँ और अधिगम की संभावना समाप्त हो जाती है, तो प्रदर्शन पर नकारात्मक अक्षर दिखाई देने लगता है। अर्थात अधिगम पठार उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ अधिगम स्थिर हो जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के जो लेखक है ये इनमें से कौन है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक, तो ये है यहाँ पर स्किनर, B.F. स्किनर जो है इनको कहा जाता है, और इनकी यह पहली रचना थी और इसका प्रकाशन हुआ था वर्ष 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण इनमें से क्या है। तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु, तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 को, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना।
प्रशंसा, दंड एवं पुरस्कार से सही व्यवहार का प्रशिक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण क्लासरूम एक उचित एवं सार्थक माहौल उत्पन्न करता है जो अधिगम के लिए अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को यह किया गया था हल के द्वारा, और इसके अंतर्गत कोई भी कार्य लक्ष्य युक्त होता है और लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कोई भी कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है। इससे समस्याओं का समाधान भी आसानी से हो जाता है। तो ये जो लक्ष्य पूर्णता का संप्रत्यय जो है ये हल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से जो है यहाँ पर संबंधित नहीं है, तो ये माना गया यहाँ पर D.W. एलन को। और 1960 जो है इसी में 1960 के दशक में मध्य में D.W. एलन ने कहा था कि सूक्ष्म शिक्षण का संबंध शिक्षण तकनीक में विकास और शिक्षण की प्रक्रिया से है, प्रशिक्षण से है। इसमें शिक्षक सत्र के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करता है और साथ ही शिक्षार्थी या छात्रों से संरचनात्मक फीडबैक भी प्राप्त करता है। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण है तो ये रहेगा ऑप्शन 3 यहाँ पर D.W. एलन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक स्तर नहीं है? तो ये जो दूरवर्ती स्तर यहाँ पर दिया गया है ये अधिगम का एक स्तर इनमें से नहीं है। शिक्षक जो है अपने छात्रों को अधिगम के 3 स्तर बताते हैं। ये अधिगमकर्ता के मानसिक विकास को विभिन्न स्तरों में दिखाते हैं और इन्हीं स्तरों के माध्यम से शैक्षणिक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। 3 स्तर जो है कौन कौन से हैं? चेतना हो गई, समझ और विचारात्मक स्तर। तो ये जो है यहाँ पर 3 स्तर इसके माने गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो ये जो जनतांत्रिक शिक्षण नीति जो है इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 4 मस्तिष्क उद्वेलन। तो ये जो है यहाँ पर इनमें से नहीं है। व्याख्यान, योजना एवं अन्वेषण, ये जैसी गतिविधियों को कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति का विशेष भाग माना गया है। व्याख्यान, योजना एवं अन्वेषण के माध्यम से छात्रों में अधिगम की क्षमता बढ़ती है और जनतांत्रिक शिक्षण में कक्षा को अधिगम का महत्वपूर्ण भाग माना गया है, जहां छात्र निर्णय लेने की क्षमता से संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये जो जनतांत्रिक शिक्षा नीति इसमें से नहीं रहेगा, ये मस्तिष्क उद्वेलन। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? तो समावेशी जो शिक्षा इसकी एक विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 1 को कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के शिक्षण में वृद्धि करती है। जहाँ पर ये केवल वाला दिखाई दे तो ये कभी भी आंसर जो है इस प्रकार का जो आंसर है यही जो है माना जाएगा अगर वहाँ पर ये नहीं में पूछा गया है, क्योंकि आप जो है केवल एक विद्यार्थी को लेकर नहीं चल सकते। तो आप सभी के जो समावेशी जो शिक्षा है सभी के विकास को लेकर चलेंगे। तो ये जो यहाँ पर एक शब्द आया है ये कभी भी सही आंसर अगर नहीं हो सकता अगर यहाँ पर ये विशेषता पूछ ले जाए। तो यहाँ पर विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन 1 ये रहेगा कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में वृद्धि करता है। तो ये जो है यहाँ पर यह आपने जरूर रख लेना है याद कि जहाँ पर ये केवल एक ही के बारे में दिया गया हो तो वही आंसर माना जाता है अगर यहाँ पर नहीं में हो। तो ये जो यहाँ पर समावेशी जो शिक्षा आई है यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव माना जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्थायी उत्पाद नहीं है और समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक यह बढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतः प्रक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये फ्लेंडर जो है इनकी अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली से एक संबंधित नहीं है। एग्जाम में अब जो ज़्यादातर ये नहीं वाले जो क्वेश्चन है यही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं नहीं में,
क्योंकि बच्चे जो है इसी में सबसे ज़्यादा उलझ जाते हैं कि इसमें है या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं वाले आप जाए ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर माना गया है ऑप्शन 2 को, अभिभावक कथन को। और ये जो फ्लैंडर जो है इनकी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के बीच आपसी संबंधों पर व्यापक चर्चा करती है। इसमें कक्षा में होने वाली संचार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाती है। और फ्लैंडर के अनुसार कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। शिक्षक बातचीत हो गई, इसमें छात्र के बीच बातचीत और मौन। तो ये 3 प्रकार यहाँ पर इसके माने गए 3 भागों में से बांटा गया है। शिक्षक बातचीत कथन, छात्र बातचीत कथन और मौन। नेक्स्ट है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई इनमें से कौन सी है? तो ये मानी गई है यहाँ पर रूपग्राम को। और ये जो है भाषा की एक इकाई है जिसके माध्यम से ध्वनिग्राम के रूप में संदेश को भेजा जाता है। फोन एक संभाषण ध्वनि का प्रतिरूप है और भाषा में ध्वनि की इकाई सबसे छोटी ध्वनिग्राम है। तो ये संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई यहाँ पर रूपग्राम को ये माना गया है। नेक्स्ट है हम करके सीखते हैं, ये इनमें से किसने कहा था? तो ये माना गया था यहाँ पर सिम्पसन के द्वारा। और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है सिम्पसन। तो इनका मानना था कि करके सीखना अधिगम का महत्वपूर्ण स्रोत है। करके सीखना सीखने का एक व्यवहारिक माध्यम है, इससे बच्चे का उपयुक्त मानसिक विकास होता है। तो कह देते हैं कि जिस काम को आप अपने हाथ से कर लेते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है। तो जिस काम को हम स्वयं करते हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में बैठा रहता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शिक्षण का एक स्तर नहीं है? तो ये जो यहाँ पर चौथा दिया गया है वर्णन, ये यहाँ पर शिक्षण का एक स्तर नहीं माना गया है। बौद्ध चिंतन और स्मृति जो है यहाँ पर ये शिक्षण के महत्वपूर्ण स्तर माने गए हैं। और अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक है कि शिक्षण के दौरान वह बौद्ध चिंतन और स्मृति पर विशेष बल दे। और इससे जो है मानसिक विकास की जो प्रबलता है ये भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? तो शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया ये मानी गई है इन सभी को। निदान हो गया, इसमें प्रत्यक्षीकरण, क्रिया और प्रतिक्रिया, तो ये सभी इसमें आती हैं। ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया है इसके माध्यम से विचारों का जो परस्पर आदान प्रदान होता है। और निदान के अंतर्गत शिक्षक छात्रों की क्षमता के अनुरूप उसकी उपलब्धि को जांचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सही आंसर इसमें सभी आंसर ये सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लग जाता है, जो भी वस्तु काली है। तो इस प्रकार के अनुबंधन किस में निहित है? तो इसे माना गया है यहाँ पर उद्दीपक सामान्यकरण। उद्दीपक जो सामान्यकरण है अनुबंधन के अंतर्गत बालक में डर की भावना उत्पन्न होती है। और यही कारण है कि एक बालक जो भी कोई काली वस्तु है उसे देखकर डरने लग जाता है। और ये उद्दीपन जो क्रिया डर की भावना को पैदा करता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो शिक्षण विधि का चयन करते समय यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 को, अभिव्यापक की पृष्ठभूमि को। तो शिक्षण विधि का जो चयन है करते समय व्यक्तिगत विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन 2 इसमें, जिज्ञासा की कमी। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आंसर जो सही मान जाते हैं जहाँ पर ये अगर नेगेटिविटी में बात आती है, कौन सी नहीं है, ये जो कमी दिखाई गई है, क्योंकि बाल्य विशेषता की एक विशेषता नहीं है। जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चे के अंदर, अगर वो कुछ पूछना चाहता है तो
ये उसकी जिज्ञासा को दूर किया जाना चाहिए। तो जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चे के अंदर। तो इनमें से एक विशेषता ये नहीं है तो कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसमें से भी यहाँ पर ये नहीं में ही पूछा गया है, सृजनात्मक प्रक्रिया से एक संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर भी इसमें से आंसर रहेगा अभिप्रेरणा। तो ये सृजनात्मकता से संबंधित यहाँ पर नहीं मानी गई है। सृजनात्मक जो प्रक्रिया है उद्भावन, प्रबोधन और आयोजन इनसे संबंधित है, परंतु अभिप्रेरणा का संबंध इनसे नहीं है। और सृजनात्मक जो प्रक्रिया वह प्रक्रिया मानी गई है जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु उचित साधन का प्रयोग करना जान लेते हैं, और इसमें अभिप्रेरणा की भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण, तो यह माना गया है यहाँ पर सामाजिक विकास को। तो वृद्धि और विकास का प्रथम चरण सामाजिक विकास को माना गया है, और सामाजिक क्षेत्र में ही बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है एवं बुनियादी पहलुओं को सीखता है। समाज में उसका नैतिक, मानसिक और जो व्यवहारिक विकास है ये होता है, और शारीरिक विकास भी समाज में विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। अब ये सामाजिकता जो है हमारा आस पड़ोस का जो वातावरण है, तो ये सभी जो यहाँ पर सामाजिकता में आ जाते हैं। तो सबसे पहले वहीं से सीखता है, सबसे पहले अपने परिवार से, उसके बाद आस पड़ोस का वातावरण, और उसके बाद जो है स्कूल, यह वहाँ से सीखता है। नेक्स्ट है, सीखना एक तरह के व्यवहार का इनमें से क्या है। तो ये है प्रसार। यह ज्ञान के विकास का माध्यम माना गया है, और विषयों को समझना अधिगम के द्वारा ही संभव है। नवीन तथ्यों को जानना एवं समझना अधिगम के द्वारा ही संभव है, और इस प्रकार सीखना एक प्रकार से व्यवहार का ही प्रसार है, और व्यवहार में मूलभूत परिवर्तन ज्ञान के द्वारा ही संभव है। और जो ये मनोवैज्ञानिक है जे.पी. गिलफोर्ड, इनके अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इनके जो कथन है कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपने याद रखना है जे.पी. गिलफोर्ड के अनुसार कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो ये जे.पी. गिलफोर्ड का कथन है। अगला क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपने सुना होगा। तो प्रसूत अनुबंधन जो उसके लिए किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है ये प्रसूत अनुबंधन और क्लासिकल अनुबंधन दोनों में किया जाता है। और ये जो प्रसूत अनुबंधन बॉक्स जो है ये प्रशिक्षण के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण का संबंध ये क्या है। ये है ऑप्शन 1 यहाँ पर 5 उप परीक्षणों से, और इस बैटरी को प्रयोग में लाने का मुख्य उद्देश्य है अशिक्षित और शिक्षित भारतीयों का बुद्धिमापन करना है। इसमें कुल 5 उप परीक्षण शामिल किए गए हैं। कोह परीक्षण, अलेक्जेंडर परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, शीघ्र स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। तो इस प्रकार के इसमें परीक्षण हैं। और ये जो भाटिया बैटरी जो परीक्षण है इसको भारत की जनसंख्या परीक्षण के संदर्भ में विकसित किया गया था। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि, इसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन किया गया था ये फ्रोवेल के द्वारा, और 1837 में फ्रोवेल ने अपना एक स्कूल स्थापित किया था जिसे किंडरगार्टन या चाइल्ड गार्डन के नाम से जाना जाता है। किंडरगार्टन का मतलब है यहाँ पर बच्चों को जो है खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो इसमें ऐसे बालकों को दाखिल किया जाता है जिनकी आयु 7 से कम होती है, 7 साल से कम वाले बच्चों को, जो विद्यालय में दाखिल नहीं होते हैं। तो इसमें जहाँ बालकों को विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है ये किंडरगार्टन पद्धति के द्वारा। तो इसके जो जनक है ये फ्रोवेल को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता। तो ये है यहाँ पर विलियमसन। संकलनात्मक जो परामर्श है इसके जन्मदाता जो यहाँ पर ये विलियमसन है। और ये जो मनोविज्ञान जो है इसमें संकलनात्मक परामर्श के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके द्वारा व्यक्ति की मनोदशाओं को जानकर परामर्श के माध्यम से सुधार किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि इनमें से कौन सी है? तो छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि माना गया है ऑप्शन 4 को, कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। और ये जो अवांछित व्यवहार जो इसको सुधारने हेतु छात्रों को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना या उसके माता पिता को सूचित करना उपयुक्त साधन नहीं हो सकते। तो इससे बच्चों में जो अवांछित व्यवहार का प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिसलेक्सिया। ये जो यहाँ पर इस प्रकार के जो है पढ़ने संबंधी, लिखने संबंधी, गणना संबंधी, तो एक विकार जो यहाँ एग्जाम में जरूर आता है। तो डिसलेक्सिया पूछा गया है कि इसका संबंध किस रोग से है? तो यहाँ पर जो डिसलेक्सिया जो है इसका संबंध है पढ़ने की बीमारी से, पढ़ने संबंधी समस्या से। और जितने भी जिसके पीछे ये कुलिया लगा होगा, जैसे डिस्क कुलिया हो गया, तो जिसके पीछे कुलिया लगा होगा तो उनका संबंध गणित से रहेगा। और यहाँ पर ये जो डिसलेक्सिया आया है, इसमें बालक को अक्सर पहचानने में समस्या आती है और इस कारण वह शब्दों का सही रूप से उच्चारण नहीं कर पाता है। और सामान्य समस्या इसको माना गया है जिसका उपचार संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? तो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग ये शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन 1, दृष्टिबाधित विद्यार्थी। ये जो यहाँ पर ब्रेल लिपि है, इसके माध्यम से जो दृष्टिबाधित जो होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो उनको जो इसके माध्यम से सिखाया जाता है। तो लुइस ब्रेल उनका नाम था और उन्होंने ब्रेल लिपि का जो ये निर्माण किया था, बनाई थी, तो जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए। तो इसके माध्यम से जो छूकर महसूस करके जो आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, CWSN का अर्थ, CWS और N का अर्थ क्या है? इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से। इसमें ऐसे बच्चे शामिल होते हैं जो मुख्य रूप से दिव्यांग होते हैं, अर्थात ऐसे बच्चों को विशेष सहायता प्रदान की जाती है और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यहाँ पर जो है इसका अर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो ये जो वृत्तिक वृद्धि यहाँ पर दिया गया है, ये परामर्श का एक तत्व यहाँ पर नहीं है। परामर्शकर्ता साक्षात्कार के माध्यम से समस्या का समाधान करता है और विश्वास उत्पन्न करता है कि समस्या का समाधान निश्चित होता है। इसके लिए परामर्शदाता एवं परामर्शकर्ता के मध्य उपयुक्त संप्रेषण होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आई हुई है बाल विकास में शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।